क्या मुस्कुराने से या हंसने से या खुश रहने से भी सेहत बनती है? मुस्कुराने से तो जो है वो आप अंदर से फिट होते हैं, आपके इंटरनल ऑर्गन्स हैप्पी हो जाते हैं। अच्छा। जब आप मुस्कुराते नहीं हैं और बड़े सीरियस रहते हैं तो उससे आपका हैप्पी हार्मोन रिलीज ही नहीं होता। आपके जो 4 केमिकल दिमाग से रिलीज होते हैं, उसमें मुस्कुराने से जो केमिकल रिलीज होता है वो हैप्पी हार्मोन है, उसको नाम है डोपामिन। अच्छा। डोपामिन अगर रिलीज नहीं होता तो उसका ताल्लुक आपकी हैप्पीनेस के साथ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कहते हैं कि स्पोर्ट्स एंड गेम्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन लाइफ। वर्जिश भी इंसान की सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है और एक्सरसाइज जो लोग करते हैं हमेशा खुशहाल रहते हैं, खुशबाश रहते हैं, हंसते मुस्कुराते रहते हैं। उनकी ज़िंदगी जो है वो रानाइयों की तरफ चली जाती है। मिर्ज़ा गालिब ने कहा था कि तंदुरुस्ती अगर ना हो गालिब, तंदुरुस्ती हजार नेमत है। तंदुरुस्ती किसे कहते हैं, तंदुरुस्ती कैसे होती है और क्या योगा या एक्सरसाइज बंदे को तंदुरुस्त रखती हैं, ये सारे सवालात। लेकिन आज का टॉपिक बहुत अहम होने जा रहा है। आज के टॉपिक में हम उन खवातीन के बारे में बात करेंगे कि जो बाहर जाकर एक्सरसाइज नहीं कर सकती, जो चार दीवारी के अंदर रहती हैं लेकिन चाहती हैं कि वो भी योगा करें और उनकी सेहत बरकरार रहे, उनका वजन कम हो और उनके हेल्थ के कोई इश्यूज वगैरह ना आए। तो इस तरह का टॉपिक मैं करने जा रहा हूँ। किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, हमारे साथ नईम योगी साहब मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सबसे पहले आपका शुक्रिया। आपका शुक्रिया, आप प्यार से बुलाते हैं, मोहब्बत करते हैं। क्या मुस्कुराने से या हंसने से या खुश रहने से भी सेहत बनती है? मुस्कुराने से तो जो है वो आप अंदर से फिट होते हैं, आपके इंटरनल ऑर्गन्स हैप्पी हो जाते हैं। अच्छा। जब आप मुस्कुराते नहीं हैं और बड़े सीरियस रहते हैं तो उससे आपका हैप्पी हार्मोन रिलीज ही नहीं होता। आपके जो 4 केमिकल दिमाग से रिलीज होते हैं, उसमें मुस्कुराने से जो केमिकल रिलीज होता है वो हैप्पी हार्मोन है, उसको नाम है डोपामिन। अच्छा। डोपामिन अगर रिलीज नहीं होता तो उसका ताल्लुक आपकी हैप्पीनेस के साथ है। अगर जितना आप खुश होते हैं उतना वो दिमाग से रिलीज होता है। आप खुश नहीं होते, आप बड़े सीरियस रहते हैं, बड़े आप वो उसमें रहते हैं कि मैंने मुस्कुराना ही नहीं है, तो अपनी सेहत का दुश्मन है आप। सेहत की जो बेहतरीन जो राज है सेहत का, वो तो मुस्कुराने में है। आपके डोपामिन का अहम किरदार है। आज के जितने मसाइल हैं लोगों को जब हम देखते हैं, अगर टांगों में बेचैनी है तो उसके पीछे डोपामिन है, अगर जिस्म में दर्द है तो उसके पीछे डोपामिन है, अगर आप बार बार बीमार हो रहे हैं तो उसके पीछे डोपामिन है। डोपामिन की कमी की वजह से जो है वो ये सारे मसाइल आते हैं। अगर आपका डोपामिन पूरा रहे तो आप बहुत हेल्दी लाइफ गुजार सकते हैं। कहते हैं मूड का बहुत असर होता है ना बंदे की जिंदगी में। बिल्कुल। एक वालिद या एक वालिदा जो घर में होती हैं और बच्चे घर में मौजूद होते हैं, जैसे ही वालिद या वालिदा मुस्कुराए नहीं, बच्चों ने कहा कि बाप आपका मूड ठीक है, वो स्टडी छोड़ देते हैं और टीवी पे चले जाते हैं, मोबाइल पकड़ लेते हैं। और जब वालिदैन या वालिदा का चेहरे के ऊपर 12-14 बजे होते हैं, वालिद को बड़ा डर है, आज बहुत मूड खराब है, चुप करके पढ़ लो, अगर हाथ में आ गए ना तो फेंटी लगनी है। तो फिर अब बंदा इस माहौल में मुस्कुराए कैसे? देखें, आप जो बात कर रहे हैं वो इस तरह जो बच्चे पढ़ते हैं वो कभी भी जो है वो अच्छे अंदाज में पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं ले पाते, कि वो डर से पढ़ते हैं। हम ये कहते हैं कि बच्चे की पढ़ाई के अंदर दिलचस्पी होनी चाहिए, ना कि खौफ हो। जिंदगी में जो भी काम खौफ से किए जाते हैं वो कभी भी आप उसमें टॉपर नहीं हो सकते। टॉपर होने के लिए आपकी दिलचस्पी का जो है वो इसमें रोल है। अगर दिलचस्पी बच्चे की नहीं आप पैदा कर सके पढ़ाई में, जो कि होनी चाहिए। हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में देखते हैं कि बच्चे जो हमारे जो तालीम हासिल कर रहे हैं ये रट्टा मार रहे हैं, ये तालीम नहीं है। आप किसी भी बच्चे से जो है जिसने ओ लेवल कर लिया है, 5 साल बाद दोबारा ओ लेवल के पेपर लेके देख लें, आप 10 साल बाद, 2 साल बाद लेके देख लें, तो हम तो तालीम को ये समझे हैं कि शायद याद करने का नाम तालीम। तालीम कुछ और है। तालीम आपके अखलाकियात, तालीम आपके रहन सहन, तालीम आपके जो है वो जिंदगी में कामयाबियाँ, इसको तालीम कहा जा सकता है। हम जिस चक्कर में पड़े हुए हैं ये तो सिर्फ एक अलग से एक इंडस्ट्री है।
नहीं नहीं, छोटे बच्चे, उनको नहीं पता होता कि तालीम कैसे होती है, उनको डर, खौफ, प्यार और मोहब्बत से चलाना पड़ता है। ये तो बड़े लेवल की बात है ना कि आप तालीम को तालीम समझ के चलें। एक बच्चा होता है, उसके ऊपर प्रेशर हो वालिदैन का और खौफ हो, और वो डर से पढ़ता है, दिल लगा के पढ़ता है, नहीं तो वो कहेगा कि चुपके से वालिदा का मोबाइल उठा लेगा और गेमिंग खेलता रहेगा, वालिद का मोबाइल उठा लेगा, गेमिंग खेलता रहेगा। अब वहाँ पे बंदा चाहता है कि मैं घर में हंसूं, मुस्कुराऊं और बच्चों के साथ बड़े प्यार से रहूं, और बच्चा कहता है कि बाप भी हमारा बच्चों की तरह है, वालिदा भी बच्चों की तरह है, क्या फायदा, चुप करके अपने मोबाइल में लगे रहो, गेमें खेलते रहो। तो वो मुस्कुराहट वाला जो एलिमेंट है वहां पे तो नहीं काम करेगा। दाऊद भाई देखिए, मैं वही कह रहा हूँ कि हम अगर बच्चों को शुरू से ही जो है खौफ की वजह से वो पढ़ रहा है, तो उसकी तो वो हैबिट बिल्ड होगी ना कि खौफ से पढ़ेगा, डर के ही पढ़ेगा। इसीलिए तो ये मसाइल है जो मैं कह रहा हूँ कि भी जो बच्चा वो बड़ा ओ लेवल तक जाएगा तो उसकी तो आदत बन जाएगी कि वो डर से पढ़ता है, वैसे पढ़ता ही नहीं, शौक तो उसको है ही नहीं। मैं तो बचपन से बात कर रहा हूँ कि उसको शौक दिलाया जाए, मुख्तलिफ गैजेट्स हैं, मुख्तलिफ चीज़ों के साथ उसको अटैच करके, जो आप एडवांस यूरोप की जो तालीम है उसकी तरफ देखें तो वो बच्चों को एंटरटेन किया जाता है, बच्चों को मसरूफ किया जाता है, ना कि रट्टा मरवाया जाता है कि आपने ये पढ़ना है। ये अभी हमारे भी यहाँ शुरू हो चुका है, तालीम का निज़ाम चेंज हो रहा है। तालीम जो है वो बेसिकली इसका मकसद बिल्कुल ये नहीं है कि आपने जो है वो याद करना है, तालीम याद करने को नहीं कहा जाता। जो चीजें याद की जाती हैं वो तालीम तो नहीं है, वो तो आपने चीजें याद की हैं, वो कभी बोल भी सकती हैं, वो यादाश्त के साथ उसका ताल्लुक हो जाता है। तालीम तो आपके अंदर चेंजेस का नाम है, आपकी शख्सियत के अंदर चेंजेस का नाम है, आपके बैठने उठना, बोलना चालना, आपके रवैये से पता चलता है कि आप कितने तालीमी याफ्ता हैं। अच्छा जी, यहाँ पे एक तालीम याफ्ता की बात हुई है। हमारी अक्सर खवातीन माशाल्लाह बड़ी पढ़ी लिखी, तालीम याफ्ता, मगर मजबूरी ये है कि हमारा इन्वायरमेंट इतना अच्छा नहीं है कि बच्चियां घर से बाहर जाएं, एक्सरसाइज करें, वर्जिश करें। पाकिस्तान में पार्कों का फुकदान है, पाकिस्तान में सहूलतें नहीं मौजूद। तो एक तो बच्चियों में मोटापा आ रहा है, और दूसरा ये कि बच्चियां घर से जाके बाहर एक्सरसाइज या योगा नहीं कर सकती, वो घर करना चाहती हैं। वो ऐसी कौन कौन सी एक्सरसाइज करें? सबसे पहले तो आपने मोटापे का बताना कि घर में खवातीन कौन सी योगा की एक्सरसाइज करें जिसमें इतनी मेहनत भी ना करनी पड़े और मोटापा खत्म हो जाए, या ऐसी कौन सी एक्सरसाइज खवातीन घर में करें कि वो बड़ी आसानी के साथ वही फैसिलिटीज हासिल करें जिस तरह एक खातून क्लब में जाके जो है वो एक्सरसाइज करती है और अपना वक्त भी ज़ाया करती है। लेकिन क्योंकि हमारा मुआशरा इस्लामी है, औरतें जो हैं वो कोशिश करती हैं कि अपने ही घरों में रहें, और कई औरतों को घर से बाहर जाने की इजाज़त भी नहीं होती। तो ऐसी आपके ख्याल में योगा में या ऐसी कौन सी एक्सरसाइज हैं जो खवातीन बड़ी आसानी से घर में से कर सकती हैं? मैं दाऊद भाई सबसे पहले तो ये बात करना चाहता हूँ कि एक्सरसाइज की ज़रूरत क्यों है बॉडी को, उसकी वजह क्या है कि एक्सरसाइज क्यों ज़रूरी है बॉडी के लिए। और एक्सरसाइज के लिए कोई ख़ास जगह होना ज़रूरी नहीं है कि आप किसी जिम में जाएं, पार्क में जाएं। आप चेयर पे बैठे हुए कर सकते हैं, आप घर में बैठे अपने सोफा पे बैठे हुए कर सकते हैं, आप बेड पे लेटे हुए कर सकते हैं। ऐसी ऐसी चीज़ें योगा में बताई जाती हैं कि आपको किसी चीज़ की भी ज़रूरत नहीं है, अपनी बॉडी के साथ अपने आप को मूवमेंट देना। देखें, एक्सरसाइज की ज़रूरत इसलिए है कि इंसानी जिस्म 80 to 84% पानी पे जो है वो इसका है, पूरी बॉडी का कह लें कि जो अगर केमिकल्स को देखा जाए तो ज़्यादा हिस्सा पानी पे है। तो पानी के अंदर एक खासियत है कि वो चलता रहे तो पाक रहता है, रुक जाए तो स्मेल आना शुरू हो जाती है। एक्सरसाइज इसलिए ज़रूरी है कि इस पानी को चलाना है। जो लोग इस पानी को चलाते नहीं हैं, रोक लेते हैं अपनी बॉडी को, स्टिल पोजीशन में रहना शुरू हो जाते हैं, या मूवमेंट वही जो हैबिचुअल मूवमेंट है, दिन भर उठना बैठना, सीढ़ियाँ चढ़ना, घर में ही जो रोज़मर्रा के काम है वो कर लिए, तो ये हैबिचुअल मूवमेंट हैं। ये वो वाली मूवमेंट नहीं जो जिस्म को, इंटरनल ऑर्गन्स को कैसे आपने ब्लड फ्लो को बेहतर करना है, अपने जॉइंट्स की मूवमेंट को कैसे बेहतर करना है, अपने मसल्स को कैसे स्ट्रेच करना है, ये सारी चीज़ें योगा में पता चलती हैं। तो इंसानी जिस्म का हरकत में रहना तो बहुत ही ज़रूरी है। एक्सरसाइज की ज़रूरत तो हर इंसान को है जो पैदा हो गया, और मरते दम तक उसको एक्सरसाइज की ज़रूरत है। ये लाजमी नहीं है कि आप जवानी में कर सकते हैं या बुढ़ापे में कर सकते हैं। मैं अक्सर ये कहता हूँ कि हम एक्सरसाइज तब शुरू करते हैं जब हम एक्सरसाइज करने के काबिल नहीं रह जाते। जब डॉक्टर कहता है कि अब आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, अब आपको वॉक करनी पड़ेगी, आपको पार्क में जाना पड़ेगा, तो फिर हम सोचते हैं, तो फिर होता नहीं है। तो एक्सरसाइज जब आप समझदार हो जाते हैं तो आपको उस वक्त से एक्सरसाइज शुरू कर देनी चाहिए। लेकिन वही बात, ये बचपन से अगर आदत डेवलप की जाए
तो फिर जो है वो आपकी आदत हो जाती है एक्सरसाइज करने की। आप डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ अपने लिए वक्त निकालते हैं। योगा तो कहता है कि सिर्फ 20 मिनट्स निकाल लें अपने लिए, अपनी पूरी बॉडी को आप स्ट्रेच कर लें। अगर आप ये देखें कि जानवर जो और परिंदे सुबह उठते सार सबसे पहले क्या करते हैं, अपने जिस्म को स्ट्रेच करते हैं मुख्तलिफ अंदाज में। परिंदे अपने पर खींचते हैं, टांगे खींचते हैं। आप जानवरों को देखें तो अपनी लेग्स को खींच रहे होते हैं, किसी न किसी तरह मूवमेंट करके भी उठ के अंगड़ाइयां लेते हैं। नहीं, अंगड़ाई लेना जो है वो एक और चीज है। अब जो स्ट्रेच की बात हो रही है वो किस एंगल में स्ट्रेच लेना। अच्छा, हाँ, स्ट्रेच जो है देखिए, योगा आपको टेक्निकली बताता है कि अपनी बॉडी को स्ट्रेच कैसे करना है। अंगड़ाई लेने से तो आपकी बैकबोन पे प्रॉब्लम आता है, और हमें दीन इस्लाम में मना भी किया गया अंगड़ाई लेने से। अच्छा। उसकी एक बहुत बड़ी वजह है। उसकी बहुत बड़ी वजह, अंगड़ाई जब आप लेते हैं तो आपके बैक मसल्स सिकुड़ते हैं। आप ये देखें कि लोगों की स्टिफनेस पीछे है, कमर में है, टांगों के पीछे स्टिफनेस है, अपर बैक पे स्टिफनेस है, फ्रंट साइड पे स्टिफनेस क्यों नहीं आती? तो जब हम अंगड़ाई लेते हैं तो हम मसल्स को और सुकेड़ते हैं। तो इसलिए ये सेहत के लिए अच्छी नहीं है अंगड़ाई लेना। वर्जिश अच्छी, वर्जिश, स्ट्रेच करना जरूरी है। अब स्ट्रेच करना क्यों जरूरी है? अब जॉइंट्स को स्ट्रेच करना या मसल्स को आप जैसे अब स्ट्रेच करते हैं, जॉइंट्स की मूवमेंट करना। तो अब आपने बात की कि घर में बैठे हुए कैसे वॉक कर सकते हैं। अब चेयर पे बैठे हैं, आप अपने दोनों पांव आगे कर लें, थोड़े से अपने घुटनों से थोड़े से आगे कर लें। ठीक है। और बैठे बैठे अपने पंजों को ऊपर उठाएं, पंजों को। ठीक है। फिर वापस ले जाएं, फिर पंजे ऊपर उठाएं, फुल स्ट्रेच करें। काफ मसल पे स्ट्रेच आ रहा है, आ रहा है। अब ये इसमें वॉक से ज्यादा फायदा होगा। मैंने तो सुना था ये शुगर का इलाज है ये वाली। ये वॉक से, तो वॉक क्या करती है? शुगर पेशेंट को क्या कहते हैं? वॉक करें। अच्छा, वॉक का मकसद क्या होता है? इन मसल्स को स्ट्रेच करना। ठीक है। ये शुगर के साथ साथ ये आपके दिल की तरफ मुआवनत करती है, ब्लड सप्लाई दिल की तरफ बढ़ती है। अच्छा, ये वॉक से ज्यादा फायदा पहुंचाती है। वॉक में आपके इतने मसल स्ट्रेच नहीं होते। अच्छा, ये देखिए आप स्ट्रेच कर रहे हैं। हाँ, होते। ठीक है। अब इसको हम और अच्छा कर सकते हैं। चेयर पे बैठे एक्सरसाइज हो रही है, यूं ऊपर उठाया, जब नीचे जाएंगे तो फिर एड़ी उठाएं। अच्छा, पंजा नीचे ले जाएं, दबाएं पंजे को, फिर वापस ऊपर उठाएं, पंजा ऊपर उठाएं, वापस। ये दोनों साइडों पे स्ट्रेच लेके आए। ठीक। अब ये आप कार्डियोवैस्कुलर अपना बेहतर कर रहे हैं, सिस्टम पूरा, और ब्लड सप्लाई पूरे बॉडी के अंदर आपकी जो है बेहतर हो रही है। एक सिंपल एक्सरसाइज से। अब ना आप किसी ग्राउंड में जा रहे हैं, ना आप कोई जिम में जा रहे हैं। कितनी देर करनी है? ये जितना इजीली कर सकते हैं। एक्सरसाइज का टाइम वो होता है जो आपकी बॉडी जहां तक एक्सेप्ट करे, फिर आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी आती है। हर बॉडी का स्टेमिना डिफरेंट है। अब मैं कह दूं 10 मिनट करनी है, तो कोई शुरू में पहले दिन कर रहा है तो वो 10 मिनट तो नहीं कर पाएगी। मगर मोटापा कैसे खत्म होगा? हाँ, मोटापे की तरफ भी आते हैं। अभी हम एक्सरसाइज की बात कर रहे हैं, घर में रहते हुए खवातीन क्या कर सकते हैं। ठीक है। घर में रहते हुए खवातीन, ये देखें हमने टांगों को स्ट्रेच कर लिया। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल, टांगों को आपने स्ट्रेच कर लिया। हाँ जी। अब ये एक्सरसाइज आप लेट के भी कर सकते हैं, बेड पे लेटे हुए भी। अच्छा, टांगे सीधी हो जाएंगी तो पंजे आगे की तरफ खींचे, फिर अपनी तरफ खींचे। ठीक है। थोड़ी देर रोकें, आगे खींच के रोकें, फिर अपनी तरफ खींचे। थोड़े पाँव खोल लें और पैरों को अंदर बाहर वाइपर की तरह आप मूव करें। पूरी लेग्स ट्विस्ट करें, लेग्स ट्विस्ट हो रही है। एक लेग को फोल्ड करें, वापस सीधा कर लें, फिर दूसरी को फोल्ड करें, सीधा कर लें। अब ये देखें टांगों की एक्सरसाइज आप लेट के भी कर सकते हैं, बेड पे लेटे हुए। फिर अपनी लेग को फोल्ड करके पकड़े, अपनी तरफ स्ट्रेच करें, दूसरी को स्ट्रेच करें, दोनों इकट्ठी स्ट्रेच करें। ये आपने लोअर पोर्शन की एक्सरसाइज कर ली। अब हम घर में बैठे चेयर पे अपर पोर्शन की एक्सरसाइज कैसे कर सकते हैं? यहाँ पे स्ट्रेस आता है सारा गर्दन के पीछे, ये मसल्स खिंच जाते हैं। ज्यादा जो खवातीन बहुत स्ट्रेस लेती हैं, उनके ये पट्टे खिंचे रहते हैं। उनको क्या करना चाहिए? उनको ये करना चाहिए कि अपने दोनों बाजू सीधे करें शोल्डर लेवल पे। अब इसके लिए किसी चीज की जरूरत तो नहीं, ये चेयर पे बैठे हुए भी कर सकते हैं, बिल्कुल, खड़े होकर भी कर सकते हैं। अपने दोनों हाथों को अपनी तरफ खींच लें। ठीक है, ठीक है, ठीक। अपनी फिंगर्स को फोल्ड करें हाफ। ठीक है, फिर वापस खोलें। ठीक है। जितना इजीली कर सकते हैं, 5 दफा, 10 दफा, 15 दफा होगा। इससे ब्लड फ्लो उनका पूरा शोल्डर तक बेहतर होगा। ठीक है। इसके बाद फिर आप पूरा पंच बनाएं, फिर खोलें। ठीक है, 5 टाइम 10 टाइम, इतना इजीली हो सकता है। इसके बाद फिर आप अंगूठों को पकड़ लें और रिस्ट जॉइंट घुमाना शुरू करें। ठीक है।
इनसाइड। कमरे में टेम्परेचर एसी चलना जरूरी है? कोई जरूरी नहीं। कहते हैं पसीना आता है तो बंदे से जिस्म से फासद मादे खारिज होते हैं। मैं कहता हूँ आपके एनवायरनमेंट जैसा भी हो, आपका मकसद तो मूवमेंट करना है। ऐसा है, ठीक है। ठीक है, इसके बाद फिर आप इन जॉइंट्स को मूव कर लें। ठीक है, एल्बोस को। ठीक है। इसके बाद फिर यहाँ पे हाथ रखे हुए शोल्डर को पीछे की तरफ स्ट्रेच कर लें। ठीक है। एल्बो साथ में लाएं, ऊपर की तरफ लेके जाएं, शोल्डर वाइड करने हैं। अक्सर लोग इसको आगे घुमाते हैं, ये गलत है। अच्छा, इससे शोल्डर ड्रॉप होते हैं। एंटी क्लॉकवाइज शोल्डर ड्रॉप होते हैं। ठीक है। शोल्डर ड्रॉप नहीं करने, आपने स्ट्रेच करना है, ठीक, चेस्ट को वाइड करना है। ठीक है, ठीक, वाइड करना है। एक और एक्सरसाइज फिर आप दोनों हाथों को इंटरलॉक करें, बाजू ऊपर लेके जाएं, फुल स्ट्रेच करके हाथों को देखें ऊपर, कमर सीधी करें और फिर आहिस्ता आहिस्ता बाजुओं को नीचे की तरफ लेके आए। ठीक है। अब ये अपर पोर्शन की आपकी एक्सरसाइज हो गई। ठीक है। ये आप बहुत आसानी से जितना कर सकते हैं उतना करें, इससे आपके पूरे ये शोल्डर मजबूत हो जाएंगे। और आपने अच्छा करना है अपर पोर्शन को, अपर बैक को बेहतर करना है तो बाजू खोल लें शोल्डर लेवल पे। तो हाथों को ऊपर की तरफ घुमाते हुए ऊपर देखें और ट्विस्ट करें, पूरा हाथों को ट्विस्ट करें और फिर नीचे को घुमाते हुए नीचे देखें। शोल्डर की ट्विस्टिंग है, अपर बैक की पूरी एक्सरसाइज है। हाथ घूमने चाहिए, बाजू देखिए, जब ऊपर की तरफ घुमाने हैं तो ऊपर देखना है। ठीक है। सीने को वाइड करना है। ठीक है। नीचे को घुमाने हैं तो फिर नीचे देखना है। ये मर्द हजरात भी कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, खवातीन भी कर सकते बिल्कुल, हैं? ये सबके लिए। अच्छा, ये जिनके शोल्डर में इशू है, जिनके अपर पोर्शन में नेक की क्या होती है? नेक में जो है वो बड़ी, आप पहले अपने इन शोल्डर्स को स्ट्रेच करेंगे पीछे की तरफ। और इसके लिए आप दोनों बाजू पीछे भी लेके जा सकते हैं। ठीक है। या आप वैसे ही शोल्डर को स्ट्रेच रखें और शोल्डर के ऊपर से पीछे देखने की कोशिश करें, अपनी चिन को शोल्डर की तरफ लेके जाएं। मैक्सिमम जितना जा सकते हैं। यहाँ रुक जाएं। अच्छा, रुकना भी है। फिर सेंटर में आए और फिर दूसरी साइड। अच्छा, अक्सर लोग जो है ना गर्दन घुमाते हैं, इंतहाई गलत है। यहाँ पे बारीक आपके जो मोहरे हैं उनमें से आपके नसें निकल रही हैं, स्पाइनल कॉर्ड, आपके जो नर्वस सिस्टम, आपका बारीक मोहरे हैं, बहुत बारीक मोहरे। कोई भी आपका प्रेस हो गया तो फिर आपको सर्वाइकल का इशू हो जाएगा। ऐसे करते हैं, ऐसे भी लोग गलत गलत कड़ाके निकालते हैं। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, ऐसे भी और बहुत एक्सपर्ट हो तो वो कर सकता है इसको, बहुत माहिर। ये पाकिस्तान में देखा देखी है ना लोग, इसका एक नाम है कायरोप्रैक्टर। कायरोपैथी अगर किसी ने सीखी हुई तो वो तो जानता है किस लेवल पे जाके कितना स्ट्रेच करना है। निकलते हैं कड़ाके, निकलते झटके देना, ये झटके देते हैं। कमर के भी ऐसे उठा के झटका देते हैं। और यही मैं कह रहा हूँ कि इससे फिर आदत पड़ जाती है और फिर जो लोग निकलवाना शुरू कर देते हैं वो फिर हर हफ्ते में 3-4 दफा कड़ाके निकलवाते हैं तो फिर उनको सुकून मिलता है। हमें लोग मिलते हैं। जो भी आपको जो आदत हो जाए और उसके बगैर रहा ना जाए, वो नशा ही तो कहते हैं उसको। नशा क्या है? अच्छा, कि उसके बगैर आपका गुजारा ही ना हो। तो कानों की भी एक्सरसाइज होगी? जी जी, कानों की एक्सरसाइज भी है। कानों में अगर आपको समात का प्रॉब्लम है, आप चाहते हैं कि कानों में वैक्स ना इकट्ठी हो, तो कानों को साफ करने का एक तरीका योग ने हमें बताया। वो है तो 3 हिस्सों में, लेकिन हम उसको एक पहला हिस्सा उसका जो है वो, उसका नाम है करण रंध्रा धोती। धोती कहते हैं सफाई को, ठीक है। करण कानों को, करण, और रंध्रा कहते हैं सुराख अंदर से जो है कानों के सुराखों को साफ करना। अपनी उंगलियों को, बड़ी उंगली जो शहादत की उंगली है, इसको कान के अंदर ले जाए। ठीक है, ऐसे बहुत सिंपल। और यूं ट्विस्ट करना शुरू करें। अच्छा, ये आप रोज करें, वैक्स खुद ब खुद निकलना शुरू हो जाएगी। आपको वो कॉटन बड के साथ निकालने की कोशिश जरूर, खुद ही निकल जाएगी, खुद निकलना शुरू हो जाएगी। ये प्रेशर होता है, एक्टिवेशन है। अच्छा, ये स्किन को आप एक्टिव कर रहे हैं। और बाज़ जो लोग नहाते हैं तो कानों में पानी चला जाता है, तो कानों में पानी जाए तो उस वक्त तो एक तो ये है कि पानी को निकालना चाहिए, ऐसे करके साइड, जिस साइड पे गया है उसको साइड से निकालना चाहिए। ठीक है। दूसरा इसका एक प्राण है जिसको कहते हैं करण रोगांतिक प्राण, कानों के जो अमराज हैं उसके लिए प्राण।
तो सांस लें और नाक बंद कर लें। अब और कानों पे प्रेशर दे, वो ऐसे होता है कि वो जैसे पर्दे के ऊपर प्रेशर जाता है। निकालने की कोशिश करें 3-4 दफा, फिर अच्छा। निकाल दें। अच्छा, लेकिन जिनको बीपी हाई होता है वो ये नहीं करेंगे। वो नहीं करेंगे। हाँ, क्योंकि उनकी नसें जो है ना वो हाँ, प्रेशर। ये याद रखिएगा, जिनका बीपी का प्रॉब्लम है वो बिल्कुल नहीं करेंगे। अक्सर लोग कानों को कहते नहीं, कानों में खुश्की होगी उसमें सरसों का तेल डाल देते हैं। देखें जी, कानों में कुछ भी नहीं डालना चाहिए, कानों में कोई ऐसी चीज डालनी नहीं चाहिए। अगर कानों में खुश्की है तो उसका हल ये है कि आप सिर्फ अपनी उंगलियों में लोशन लगाएं और सिर्फ यूं ऐसे ऐसे मल लें। अच्छा, या सरसों का तेल ही लगा लें, अंदर ना भेजें, अंदर ना जाए। सिर्फ यहाँ मल लें आप। ठीक है, जो मैंने आपको बताया कर्ण नंद्रा दूती, एक तो ये। और एक और तरीका है कानों के लिए जो है वो, जिसमें मैंने कहा 3 हिस्सों में कर्ण नंद्रा दूती जो है, तो ये अपने कानों को प्रेशर दें फिर छोड़ दें। ठीक है। जब अपने हथेली के साथ अपने कानों को बंद करेंगे तो प्रेशर बनेगा। हाँ। आप करके देखें, फिर छोड़ें। हाँ, ऐसे होता है, ये प्रेशर बनता है, ये सफाई करता है, ये सफाई करता है। खुद ब खुद प्रेशर उसको बाहर फेंकता और है। जो कानों को ऐसे ऐसे मरोड़ते हैं, कानों को क्यों मरोड़ना? नहीं, देखें ये कानों के भी कड़ाके लोग निकालते हैं भाई मैं कह रहा हूँ कि खींच के, आदत बनी होती है ना लोगों को। अब ये उंगलियों को पटाखे निकालना, हाँ, ये भी निकालते हैं लोग। गलत है। क्यों पटाखा क्यों निकलता है? एक दफा निकलता है, दोबारा क्यों नहीं निकलता? थोड़ी देर बाद निकल आता है दोबारा। थोड़ी देर बाद निकलता है ना, हाँ। फौरन क्यों नहीं निकलता? नहीं निकलता। आप उसको दोबारा मरोड़ें। जॉइंट जो है, जॉइंट्स देखें, एक बात याद रखिएगा, इसको मना क्यों किया? ये हदीस भी है जी जी, कि पटाखे निकालना हदीस जी। में मना है। इसको मना क्यों किया गया? क्यों? मैं मेरी अकल के मुताबिक जो मैंने समझा है, हाँ। जहाँ पे स्पेस होती है वहाँ गैस होती है। अच्छा, हवा होती है, जहाँ पे स्पेस होती है वहाँ हवा हवा होती है। होती है। 84 टाइप की गैसेस बॉडी के अंदर मौजूद है। ठीक है। जब आप यूं करते हैं, कटक करके आवाज आती है, हाँ। गैस निकलती है, ये गैस निकलती है, ये गैस निकलती है। ये आप बार बार निकालेंगे, गैसेस के मरीज बन जाएंगे। आपको गंठिया होगा, जिनको गंठिया होता है, जिनको जॉइंट्स में, जिसको योग ने अमावाता कहा। हाँ। इस मर्ज का नाम अमावाता है, वात रोग। अच्छा, बादी बॉडी आपकी हो जाएगी। आप जिस्म से पटाखे निकालवाते हैं, मगर हम तो समझते हैं कि ये एक्सरसाइज होगी। जहां से गैस निकलेगी वहां दोबारा आनी है। ये कैसे मुमकिन है कि जहां से गैस, ये दोबारा पटाखा क्यों निकलता है? हाँ। दोबारा गैस आ जाती है। अच्छा, तो वो गैसेस का बार बार निकलना आना, ये उसको बढ़ाता है। और बॉडी के अंदर गैसेस का बढ़ जाना, आज लोग परेशान हैं इसलिए कि टेस्ट सारे क्लियर हैं, मैं बीमार क्यों रहता हूँ, मैं लेथार्जिक क्यों रहता हूँ, मेरा उठने को दिल क्यों नहीं चाहता। हाँ। जो चीज टेस्ट में ना आए वो गैस होती है। जिस बंदे के टेस्ट सारे क्लियर हों, कोई टेस्ट में कोई चीज उसको ना आए कि किसी किस्म का कोई मर्ज नहीं है लेकिन वो बीमार है, तो वो बीमार गैस की वजह से। अच्छा, तो ये नहीं करने चाहिए। नहीं करने किसी चाहिए। सूरत में गैसेस को कंट्रोल, आज हर बंदा गैसेस का मर्ज में शामिल है, मुब्तला है गैसेस के अमराज में। कि आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं तो गैसेस बनती हैं, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं तो गैसेस बनती हैं, आप खाने में लंबा वक्फा करते हैं तो गैसेस बनती हैं, और बहुत सारे मसाइल हैं गैसेस के। आधे सर का दर्द, पूरे सर का दर्द, ब्लड प्रेशर, ये गैसेस। और गैसेस दिल की तरफ प्रेशर देती हैं, दिल के ऊपर वजन देती हैं। आपको लगता है मेरे हार्ट का प्रॉब्लम है, हार्ट बीट तेज हो जाती है, तो गैसेस की वजह से होती है। तो आंखों की भी कोई एक्सरसाइज होती है? आंखों की एक्सरसाइज भी होती है, बिल्कुल। आंखों की एक्सरसाइज ये है कि आप करीब देखें और फिर दूर देखें, करीब देखें फिर दूर देखें, ये पहली एक्सरसाइज है। अच्छा। फोकस को सेट करना, ठीक है। जैसे हम कैमरे के फोकस करते हैं। हाँ, ठीक है। हम करीब देखेंगे किसी चीज को और हाँ। फौरन दूर देखेंगे, ठीक है, फिर करीब देखेंगे, फिर दूर देखेंगे। एक तो ये फोकस की एक्सरसाइज है। ठीक है। दूसरा आंखों की एक्सरसाइज ये है कि आप अपनी आंखों को, आई बॉल को घुमाया करें क्लॉकवाइज, बहुत आहिस्ता आहिस्ता, तेजी तेजी से हम कमाते हैं। नहीं आहिस्ता, कॉन्शियस होकर। अच्छा, ठीक है। और एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है। फिर आंखों के लिए एक मुद्रा है, ये साइड की 2 उंगलियां अंगूठी से मिला के विक्ट्री का निशान बनाया करें। ये आंखों के अमराज को ठीक करता है। ठीक है, इसको ये प्राण मुद्रा कहते हैं। ये जी ये प्राण मुद्रा। हाँ, इसको करके क्या करना है? सिर्फ बनाए रखना, आप बातें भी कर सकते इसका हैं। आंखों से पे क्या असर होगा? ये एनर्जीज, 5 एलिमेंट्स जिससे अच्छा। इंसान बना है, वो ये एनर्जीज का फ्लो है। ये 2 फिंगर्स और अंगूठा का जैसे बनाना। तारें जोड़ देते हैं ना, ठीक है। कनेक्शन हो जाता है। हाँ। तो ये अल्लाह ताला ने 5 तारें छोड़ी हैं, इनके कनेक्शन मुख्तलिफ करके आप मुख्तलिफ चीजें ले सकते जिससे आंखों के हल्के भी दूर हो जाएंगे। हैं। जी जी, आंखों के हल्कों के लिए तो खैर ये है कि आप अपनी उंगली को यहाँ रखें ऐसे,
अच्छा जोर से नहीं। अच्छा ये देखें, यहाँ रख के आप हल्का हल्का यूं उसको करें, स्किन को सिर्फ मूव करना है, आपने जोर नहीं लगाना। तो झुर्रियां पड़ जाएंगी या इस नहीं तरह नहीं, से? हल्का हल्का सर, हल्का अच्छा। हल्का हल्का हल्का, ठीक, बहुत ऐसे? लाइट, ठीक है बहुत लाइट स्किन को मूव करना है ताकि यहाँ ब्लड फ्लो हो। बारीक वेन्स है, ठीक है। बारीक वेन्स की वजह से ब्लड फ्लो होता नहीं है, तो आप हल्का हल्का बस यूं सिर्फ टच करना है, और दबाना नहीं है। जो लोग इस तरह करते हैं ये गलत है। जोर जोर से जोर से तो फिर झुर्रियां पड़ेंगे, हैं? झुर्रियां पड़ेंगे। करते हैं ना लोग जी, ऐसे जी। ऐसे ये देखें, आपने हल्का हल्का करना है इसको। अच्छा हल्का, ये भी कर सकते हैं हल्का हल्का। और इस जगह से तो मसनून भी है, आंखों का मलना, मसनून है, ये सुन्नत है। जी जी, अच्छा हल्का हल्का, जोर नहीं। इस जगह ये इसमें गोश्त है, देखें ना, हाँ हाँ हड्डी नहीं है, यहाँ गोश्त है। गोश्त को रख के यहाँ पर यहाँ मलना है इसे। ठीक, जोर नहीं लगाना। जब आंखों पे जोर लगाएंगे तो फिर प्रॉब्लम होगा। और नाक का क्या हो सकता है? नाक में जो है, अगर आपको एलर्जी है तो नाक के लिए आपको जैसे लोगों को साइनस हो जाता है, बहुत ज्यादा छींकें आती हैं, जैसे लोग अक्सर नाक की वजह से परेशान होते हैं कि डस्ट एलर्जी है या फ्लू बहुत रहता है, तो देखिए छींकों का इलाज तो ये भी है जो कानों में आपको मैंने बताया। जिसको बहुत छींकें आती है वो कानों में ऐसे मलना शुरू कर दे, आपको छींकें हट जाएंगी, फौरन हट जाएंगी। कानों में यूं मलना शुरू कर दे, ठीक है, छींकें हट जाती हैं इससे। और नाक की एलर्जी के लिए हम लोग अक्सर सांस लेते हैं तो यहाँ से लेते हैं, इसको टच करते हुए, हालांकि ये गलत है, इससे प्रॉब्लम बढ़ता है। इससे अंदर से आपके नेजल जो रास्ते हैं, जो आपके नाक के रास्ते हैं, वो तंग होना शुरू होते हैं, स्वेलिंग आना शुरू होती है। गले से सांस को लें, नाक से लेंगे रास्ता समझ के, इस पे जोर नहीं आएगा। साउंडलेस ब्रीदिंग, साउंडलेस ब्रीदिंग, गले को सुकेड़ते हुए आप ये करना शुरू कर दें। आपके नाक के जो रास्ते बंद हो चुके हैं, जो खराटे लेते हैं आप, वो भी आपके ठीक हो जाएंगे। आपके खराटे ठीक हो जाएंगे? जी जी, गले से सांस लेना शुरू कर दें, खुद ब खुद ये रास्ता खुलना शुरू हो जाएगा। कहते हैं सरसों का तेल नाक की नथनों में डालें तो खराटे बंद हो जाते हैं। सर वो तो बहुत कुछ है, लेकिन हाँ योगा के मुताबिक अगर आप सांस गले से लें, योगा तो कहता है कि सांस लेना ही गले से चाहिए। अब आपको मैं बताता हूँ कि ये नाक की आपने बात की, तो नाक के नथनों को खोलने के लिए एक मुद्रा भी है जिसको अद्धी मुद्रा कहते हैं, वो भी खराटों के लिए बड़ा कारआमद है। और उसका तीसरा फायदा ये है कि वो आपके ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाता है, बॉडी के अंदर ब्लड के अंदर ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाता है, दिमाग के अंदर ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाता है। अंगूठे यूं यहाँ पे ये टच करने हैं छोटी उंगली के साथ और पकड़ लेने हैं, जोर से नहीं, बस हल्का सा। अच्छा, हल्का सा अंगूठे छोटी उंगली के साथ टच किया और पकड़ लिए। ठीक है, ये आदि मुद्रा है, ये आप बनाए रखा करें, इससे सर्दी भी नहीं लगती। अगर सर्दी का मौसम आ रहे हैं, तो ये सर्दी का जो इनको बहुत ज्यादा एहसास होता है ना, सेंसिटिव होते हैं, सर्दी बहुत लगती है, आप ये आदि मुद्रा बनाना शुरू कर दें, सर्दी का एहसास कम हो जाएगा। और जो लोग कहते हैं कि हमारा दिमाग नहीं काम करता, दिमाग नहीं काम करता, देखें जी, याद रखिएगा, दिमाग कमजोर है। याददाश्त को तेज करने के कुछ वर्जिशें भी हैं, लेकिन एक चीज का ख्याल करना पड़ेगा, परहेज सबसे पहले है। ये मैंने पकड़े रखना है, छोड़ दें आप चाहे। अच्छा, याददाश्त जो है वो क्यों गई, उसकी वजह क्या है? बहुत ज्यादा जब एक्सट्रीमिस्ट चीजें होती हैं ना, उनका असरात आते हैं। मसलन आप गरम खाते हैं, बहुत गरम खाते हैं तो उससे याददाश्त आती है। तेज मसाले खाते हैं, उससे याददाश्त जाती है। तेज मीठा खाते हैं, उससे याददाश्त जाती है। बहुत ठंडा खाते हैं, आइस, उससे याददाश्त जाती है। जिस चीज आपको मुअत्तदल करना है चीजों को, खाना अगर आपने खाना तो उसको ठंडा करके खाना सुन्नत है। अच्छा, गरम गरम खाना खाने से याददाश्त जाती है। बहुत गरम गरम खाना जब आप खाते हैं, याददाश्त कमजोर होती है। बहुत तेज मसाले खाने से याददाश्त जाती है। तो हमारे माशरे में क्या चल रहा है? मसालेदार चीजें और गरम चाय, काफी गरम, तंदूर से निकला ना, ठंडी यख बोतल, बर्फ तवे से उतरी रोटी डाल के जो है वो बोतल, तो याददाश्त कैसे ठीक हो सकती है? आप जब इस एरिया को सेंसलेस कर रहे हैं, जब आप इस तरह की चीजें, आपका टेस्ट खत्म हो जाता है। जब आप गरम नवाला एक मुंह में रखते हैं, तो फिर आपको पूरी खाने का टेस्ट नहीं आता, सेंसेस खत्म हो जाती है। कैसे ही? तो सेंसेस खत्म कर लेंगे तो सेंसेस कैसे एक्टिव होंगे? तो सेंसेस को एक्टिवेट करेंगे। अगर हम घर बैठे बेड़ा कर याददाश्त, तो अब अभी आप दोबारा मुअत्तदल पे आ जाएं, मुअत्तदल चीजें खाना शुरू करें, आपकी याददाश्त ठीक होगी। लेकिन एक मुद्रा भी है जिसको ज्ञान मुद्रा कहते हैं। अच्छा, ये पहली उंगली अंगूठे के साथ मिलाना, ठीक है, सिर्फ टच करना, जोर नहीं लगाना। ये याददाश्त को तेज करता है। और याददाश्त को तेज करने के लिए एक और भी मैं आपको चीज बताता हूँ कि जैसे आप याददाश्त को तेज करना चाहते हैं, तो आप
अपनी आंखों का इस्तेमाल किया करें, लम्हा मौजूद के साथ जुड़ा करें। जहां इंसान मेंटली होता है ना, उसकी याददाश्त तेज होती है। हम खोए रहते हैं, हम खोए हैं ना, हम फिजिकली आप आपस में बैठते हैं, मेंटली कहीं और होते हैं, पास्ट या फ्यूचर में। अक्सर दोस्त बैठे होते हैं लेकिन मेंटली बैठे नहीं होते। तो जब आप मेंटली बैठेंगे ना, तो फिर आपकी याददाश्त भी अच्छी होगी, फिर आपको याद होगा कि आपने मेरे साथ क्या बात की थी और मैंने क्या जवाब दिया था। हम आंखों का इस्तेमाल नहीं करते। एब्सेंट माइंडेड भी कहते हैं। जी जी, आंखों का इस्तेमाल नहीं करते। सेंसेस, 5 सेंसेस जो हैं, आप जब तक इन सेंसेस का इस्तेमाल नहीं करेंगे, सेंसेस का इस्तेमाल नहीं करेंगे, आपका दिमाग एक्टिवेट नहीं होगा। देखें, आंख स्कैनर है दिमाग का। दिमाग की लोग एक्सरसाइज पूछते हैं कि जी थॉटलेस कैसे हुआ जाए। कहते हैं अखरोट खाने से दिमाग तेज होता है। मैं कहता हूँ धक्के खाने से तेज होता है। हाँ, धक्के खाने से, बादाम खाने से तेज होता है। बादाम खाने से नहीं होता, ना अखरोट खाने से होता है। अच्छा, खाने का कोई इशू नहीं, खाने का कोई ताल्लुक नहीं है। ये जो हम बादाम खा रहे हैं, किशमिश खा तो रहे कितनी हैं, तेज हुई दिमाग, आपकी याददाश्त कितनी तेज हुई? ताकत तो आती होगी। ताकत आती है, ताकत आती है कि वो भी नहीं आती। जिनके पास खाने को बहुत ज्यादा मुयस्सर है ना, हाँ। वो उठा नहीं सकते बोरी। अच्छा, और जिनके पास खाने को कुछ मुयस्सर नहीं, बोरियां वही उठाते हैं। हाँ ये तो है। ताकत भी नहीं आती। अगर आप ताकत का ताल्लुक आपकी मश्क के साथ है। आप फिजिकली मश्क करते हैं तो ताकत है। गोश्त खा रहे हैं, फिश खा रहे हैं, आप और सेब खा आप रहे जब हैं, तक- दूध पी रहे हैं, जब तक ताकत तो आएगी। खा के इस्तेमाल नहीं करेंगे, ताकत नहीं आएगी। आपने जो खाया है उसको इस्तेमाल किया, हाँ। इस्तेमाल उसको आपने फिजिकली आपने कोई मुशक्कत की, फिजिकली आपने कोई वर्जिश की है, हाँ। आपने मूवमेंट्स की हैं, अपनी बॉडी की जो हम बात कर रहे हैं, मसल्स को आपने स्ट्रेच किया, आपने यूज किया, पेट्रोल डलवाया आपने, हाँ। और गाड़ी खड़ी है तो पेट्रोल तो उसके अंदर ही है। कई लोग खाना निगलते हैं, कई लोग खाना चबाते हैं, इसमें भी फर्क होता है। जी, दांतों का काम आंतों से नहीं लेना चाहिए। दांतों का काम आंतों से नहीं लेना चाहिए। जो दांतों का काम है वो जब आंतें करेंगी तो फिर खाना हजम नहीं होता। इसीलिए लोगों को मैदे के मसाइल हैं, इसीलिए लोग डाइजेस्टिव सिस्टम खराब है, इसीलिए कब्ज है। दांतों का काम दांतों से नहीं लेते। एक ही मतलब उसमें नवाले को 1-2-4 दबा चबाते हैं तो अंदर ले जाते हैं। भूख बहुत ज्यादा लगी हो तो आप कौन चबाने पे वक्त लगाए? देखें जी, भूख से ज्यादा सेहत है अहम। अच्छा, अहम भूख से ज्यादा अहम सेहत है। हाँ। अगर सेहत ही अच्छी नहीं है तो भूख मिटा ली आपने, गरम गरम खाने के बाद ठंडा ठंडा पानी पीना चाहिए। तो सेहत की जो खराबी है वो तो आएगी फिर। इसलिए लोग पागल हो जाते हैं, जल्दी मरीज हो जी, जाते जी। हैं, क्योंकि आपने कहा है कि ज्यादा गरम और ज्यादा ठंडा, जब ये याददाश्त जाएगी, याददाश्त क्या, उसके दिमाग की सारी चीजें जाएंगी, सेंसेस खत्म हो जाएंगी। मगर जब हम होटलों में बैठते हैं, हम कहते हैं खाना गरम गरम आए, बोतल ठंडी ठंडी सर है। ये हैबिचुअल हो गया ना, और हैबिचुअल लाइफ तो जो है वो डेड लाइफ है। मैं ये भी कहता हूँ कि हम जिंदा हैं सिर्फ सांस की हद तक, दिमागी तौर पर जिंदा नहीं है। दिमागी तौर पर हम जो है वो हैबिचुअल होके जिंदगी गुजार रहे हैं। एक दिन भर की रूटीन हमारी वही चल रही है और जिंदगी में वही मामला चल रहे हैं। दिमागी तौर पर हम एब्सेंट हैं। आप किसी भी जगह पे आप जाते हैं, दिमागी तौर पर आप जो है वो कोई भी काम आप मेंटली मसरूफ होकर नहीं करते, जो कि इस्लाम ने सबसे ज्यादा फोकस किया कि आप हर चीज को शुरू करने की दुआ और बंद करने की दुआ, मतलब मेंटली एक प्रोग्रामिंग कि आपने ये काम शुरू किया है, दिमागी तौर पर उसमें शामिल हो। आपने ये काम खत्म कर दिया, दिमागी तौर पर फाइल खत्म करने की, अब ये काम खत्म हो गया, अब नए काम में चले गए। सर, अब खाना गरम हम नहीं खा सकते, नॉर्मल खाना है। अब चाय गरम गरम का कंसेप्ट खत्म होगा तो ठंडी चाय का मजा नहीं आता, चाय से जान छोड़। ठंडी तो नहीं हम कहते, जो मोतदिल आपके मुंह में टेस्ट आए, बोतल सेंसलेस ना हो, बोतल ठंडी यख ना हो सर, तो बोतल पीने का कोई मजा नहीं। कोई भी बोतल हो, शरबत ठंडा शिकंजी हो या शरबत हो, ठंडा यख ना हो, पीने का कोई मजा नहीं। तो मेरे ख्याल में फिर छोड़ना दें बोतल फायदेमंद है। बोतल सबसे ज्यादा बिक रही है पाकिस्तान। बोतल फायदेमंद है। देखिए, एक चीज का फायदा नहीं है तो बिके क्यों ज्यादा? लोगों को पता नहीं, अवेयरनेस नहीं। विटामिन डी किलर है, विटामिन डी, विटामिन डी किलर है बोतल। जी, लोगों को जो विटामिन डी कम है, हाँ। ये जो विटामिन डी का मैं आपको रोल बता दूं कि बॉडी के अंदर विटामिन डी का रोल क्या है। हाँ। आप बिल्डिंग बनाते हैं तो उसमें बीम डालते हैं, डालते हैं, जो सरिया है ना, सरिया, हाँ, वो विटामिन डी का काम करता है बॉडी के अंदर। तो बोतल जंग लगा देती है। विटामिन डी किलर है। आप किसी का विटामिन डी चेक कराएं, उसका पूरा ही नहीं होता। क्या करना चाहिए इसके लिए? विटामिन डी का सनी डी कैप्सूल खा लें और उसके बाद एक टैबलेट है चूसने के लिए, वो पूरा हो जाएगा। बस फिर आर्टिफिशियल लाइफ तो यही है फिर। या धूप में फिर लें 5-10 दिन। सुबह अर्ली मॉर्निंग की जो धूप है वो विटामिन डी है, और नारियल पानी में विटामिन डी है। अच्छा,
जो कच्चा नारियल, सब्ज ब्राउन नहीं, जो सब्ज नारियल पानी है उसमें विटामिन डी है। और फिर दूध है वो पिए आप, विटामिन डी उसके अंदर है। और विटामिन डी का पूरा होना इतना अहम है कि अगर आप ये समझते हैं ना, किसी को डरावने ख्वाब आते हैं और कोई डर जाता है अंधेरे में, उसका लाजमी विटामिन डी कम है, और वो उसने असर के बाद मीठा खाया होता है। मीठी चीजें शाम के बाद, जिनका विटामिन डी कम होगा बॉडी के अंदर और वो शाम में मीठा खाएंगे, उनको जो है वो लाजमी रात को डर लगेगा, उनको ख्वाब में आएंगी डरावनी, उनके वो हर वक्त डरते रहेंगे, परेशान रहेंगे, क्योंकि बिल्डिंग कमजोर है। अच्छा, बिल्डिंग कमजोर है ना, तो ऊपर से आप मीठा दे रहे हैं उसको। तो याद रखिएगा कि विटामिन डी का पूरा होना, विटामिन डी का पूरा होना इसी तरह है जैसे बिल्डिंग का मजबूत होना। जिस तरह आप अपनी बिल्डिंग बनवाते हैं तो कहते हैं यार इसमें कोई नाकस माल ना आ जाए, क्योंकि ये फिर इसकी मायात जो है वो कम हो जाएगी और ये रहने के लिए सूटेबल। तो जबड़े की भी एक्सरसाइज होती होगी? जबड़े की एक्सरसाइज यही है कि आप अपने जबड़ों को मूव करें राइट लेफ्ट। ये इतनी अच्छी एक्सरसाइज है, इससे सर दर्द खत्म हो जाता है। जिनको आधे सर का दर्द है, अच्छा, जिनको आधे सर का दर्द है उनके जबड़े टाइट हो जाते हैं। जो लोग अपने होंठ खूबसूरत बनाना चाहते हैं जबड़े टाइट हो जाते हैं। जिनको आधे सर का दर्द है उनके जबड़े टाइट होते हैं। तो जबड़ों की ये फ्लेक्सिबिलिटी करें, जब सर में दर्द हो भी रहा हो तो उनका आधे सर का दर्द खत्म हो जाएगा। होंठ भी खूबसूरत हो जाएंगे क्योंकि वो भी तो हिल रहे हैं यहाँ पे। होंठों के लिए भी एक एक्सरसाइज है। अच्छा, ऊपर देखते हुए अपने होंठों को आप यूं किस की तरह करेंगे। अच्छा, अच्छा, तो ये आपका पूरा एरिया ये बेहतर हो जाएगा। इसमें लटका हुआ, स्किन लटक जाती है अक्सर, तो इससे आपकी खूबसूरती बढ़ेगी। और ये जो गाल, कई लोगों का जो चेहरा जो है ग्लो नहीं करता, हाँ, शाइन नहीं होता, ग्लो नहीं है। चिक्स के लिए जो है ये जो उभरी हड्डी है ना यहाँ पे, हाँ, इसको आप 7 सेकंड तक दबाएं ये उंगलियों के साथ ऐसे। 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 सेकंड रेस्ट, 7 सेकंड प्रेस। कितनी दफा? ये हड्डी के ऊपर जो कितनी बार? बिल्कुल नोकदार हड्डी है ना यहाँ पे, हाँ, है। हाँ, इसके ऊपर हल्का सा, बस जोर नहीं लगाना। 7 टाइम 7 सेकंड प्रेस करना है, 5 सेकंड आपने रेस्ट, जोर नहीं लगाना। जी जी। और हमेशा यूं एक्सरसाइज किया करें, अपने मसाज यूं किया करें, फेस मसाज। जी जी, स्ट्रेच किया करें। एंटी एजिंग जो है वो साइड पे है। आपके चेहरे के मसल यूं खिंचते हैं तो आप जवान हैं, यूं नहीं है। अक्सर लोग यूं समझते हैं ऊपर को उठाने को, इसे लटकते हैं, इसीलिए लटकते हैं। अक्सर लोग यूं मसाज करते हैं ऊपर की तरफ। और क्रीम जो लगाते हैं वो भी गलत लगाते हैं। हाँ, तो ये लटक क्रीम ऐसे लगाते हैं, ये लटक जाते हैं। तरीका कार है ये तरीका है ये इसका। क्रीम लगाने का भी ये तरीका है। जी जी, ऐसे जी, साइड पे और माथे पे भी साइड पे, ये आपके साइड है। अच्छा, और अक्सर आप पामिंग करें, इसको यूं गर्म करें हाथों को। ठीक है, हाथों को गर्म, फुल जब गर्म हो जाए तो अपने चेहरे पे मसाज करें, उससे चेहरा ग्लो करेगा। जी जी, इससे ग्लो। क्रीम की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी ना, ये आपकी स्किन को अच्छा करेगा। ठीक है, सॉफ्ट करेगा। 10 टाइम, ये भी 10 टाइम, इतना इजीली कर सकते हैं। ठीक है, इससे आपकी स्किन बहुत अच्छी रहती है। आप ये देखें कि मैंने कभी कोई लोशन नहीं लगाया ना, मैं कभी क्रीम लगाता हूँ, और मेरी स्किन पे कोई इशू आपको नजर नहीं आता। आप ये एक्सरसाइज करते हैं? मैं ये करता हूँ। किस वक्त मिलता है? मैं डेली करता हूँ जी, अर्ली मॉर्निंग करता हूँ। सारा दिन मुझे लगता है कि एक्सरसाइज ही करते रहते होंगे। नहीं, मैं करवाता हूँ सारा दिन, नहीं करता एक वक्त। कितना टाइम चाहिए इन एक्सरसाइजेस के लिए? मैं मैक्सिमम 25 मिनट्स करता हूँ। ये 25 मिनट में इतनी एक्सरसाइज कैसे हो सकती है? डेली चेंज होती है ना। अच्छा, डेली चेंज करते हैं आप? कभी भी जो कोई भी एक्सरसाइज करते हैं, अगर आपने डेली करना शुरू कर दिया तो आप हैबिचुअल हो गए। हैबिचुअल चीजें कभी फायदा नहीं पहुंचाती, वो नशा है। हालते नशा और हैबिचुअल होना ये एक ही चीज है। ये तो नहीं बात कभी सुनी। हालते नशा क्या है? हाँ, आप सेंसलेस हो जाना, सेंसलेस होते तो हमें रोज एक्सरसाइज करने के लिए पार्क नहीं जाना चाहिए? नहीं, चेंज करना है, डिफरेंट। अच्छा, कभी योगा कर लिया, योगा कभी वॉक कर लिया। कहता है हफ्ते में 3 दिन करें योगा। अच्छा, एक दिन छोड़ के एक दिन। मैं जाता हूँ ना पार्क में, 1-2 दफा जाता हूँ ना, तीसरे दिन इतनी खलियां पड़ी होती है, मैं कहता हूँ तेरी मुसीबत क्या है। हफ्ते में 3 दिन, एक दिन करें एक दिन छोड़ें, एक दिन करें एक दिन छोड़ें, ताकि आप हैबिचुअल ना हो। देखें, हैबिट में भी आपका दिमाग सेंसलेस होता है, हालते नशा में भी आपका दिमाग सेंसलेस होता है।
तो दिमाग अगर सेंसलेस है तो आप हालत नशा में हैं। और जो अगर दिमाग कमजोर हो जाए तो वो तो ज्यादा गर्म और ज्यादा ठंडी चीजें नहीं खानी। जो भी आप चीजों से फायदा याददाश्त लेना हाई चाहते करना हैं, देखें जिन चीजों से आप फायदा लेना चाहते हैं उन चीजों को मियाना रवि से इस्तेमाल करें। दीन ने मियाना रवि का लफ्ज इस्तेमाल किया है ताल्लुकात को भी। जिनसे फायदा लेना चाहते हैं, जिनके साथ मोहब्बत रखना चाहते हैं, मियाना रवि उसमें इख्तियार करें। अच्छा, मियाना रवि। वक्फा बहुत जरूरी है। इस तरह जो लोग रोजाना गोश्त खाते हैं वो भी बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। जो चीज रोजाना दालें खाते हैं, जो चीज वाफर मिकदार में होगी उसका फायदा नहीं होगा। अच्छा, जो चीज वाफर मिकदार में आपके पास होगी उसका फायदा नहीं होगा। फायदा लेना है तो आप उसको वक्फा दें। जिस तरह आप दुनियावी मिसाल देता हूँ, आप एक मेडिसिन 15 दिन इस्तेमाल करते हैं, डॉक्टर कहता है आप ये साल्ट चेंज करेंगे तो फायदा होगा। वो बॉडी की टॉलरेंस उसमें बढ़ जाती है, उस मेडिसिन के साथ उसकी इक्वल हो जाती है, तो वो मेडिसिन इसलिए असर नहीं करती। कोई ऐसी एक्सरसाइज है कि बाल भी लंबे हो जाए? बालों के लिए लंबा करने के लिए एक्सरसाइज ये है कि देखिए बाल जड़ते हो तो यूं नाखून रगड़ने चाहिए आपस में। ये नाखून के और बालों के सेल्स एक है। जिस तरह बाल काटने तकलीफ नहीं होती, नाखून काटते हुए तकलीफ नहीं होती ना? नहीं होती। तो ये बालों के और नाखून के सेल्स एक ही, ठीक है, एक ही सेल्स है। इससे तो क्या होगा? इससे जो है वो ये बालायम कहते हैं इसको। मैं नाम इसलिए बता रहा हूँ कि आप सर्च भी कर सकते हैं, डिटेल पूरी मिल जाएगी गूगल के ऊपर। ठीक है। नाखून रगड़े आपस में, इससे बाल झड़ना रुक जाते हैं। और लेंथ करनी है तो फिर यूं रगड़ेंगे, एक दफा इसको और फिर इनको ऊपर, मतलब नाखून जो ये खड़ी साइड है इस तरह नाखून के ऊपर रगड़ेंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये लेंथ के लिए, लेंथ के लिए। और फिर इस तरफ दोनों साइड। और बाल शाइन भी हो जाते हैं? जी जी बिल्कुल। ये शाइन करता है, ये नाखून रगड़ना, ये शाइन करता है। और देखें बालों का जो है ना वो जड़ना, उसकी एक और भी वजह है। क्या? बालों का जड़ने की पीछे वजह ये है कि हम हर वक्त खाते हैं। क्या करें? बालों बंदा खाने पीने के लिए नहीं आया। देखें एक याद रखिएगा, एक असूल है कि भूख लगे तो खाएं। भूख लगे तो? हम टाइम पे खाते हैं, टाइम पे नहीं, भूख लगे तो खाएं। हम कहते हैं टाइम हो गया है, नाश्ते का टाइम हो गया, दोपहर का टाइम हो गया, भूख लगी नहीं होती। भूख के बगैर ना लगना भी तो एक बीमारी है। तो आप 2 दफा ना खाएं, 3 दफा ना खाएं, भूख लगेगी। जब आप मैदे को नहीं देंगे तो भूख लगेगी। ये आप 4 दिन प्रैक्टिस कर लें, आपको भूख लगना शुरू हो जाएगी। इसकी कोई दवाई नहीं है भूख लगने की। अच्छा, आप नहीं कई सिरप मिलते हैं, ये सर वो को सिरप पिलाएं, इसको भूख नहीं लगती। ताकत के सिरप है ना, भूख नहीं लगती इसको। ताकत के सिरप है, भूख लगेगी, ताकत के सिरप है। देखिए, लेकिन मैं आपको नेचुरल तरीका बता रहा हूँ। अच्छा, नेचुरल तरीका ये है कि आप जो है वो 2-3 टाइम फाका करें, चौथे टाइम पे आपको खुद ब खुद आप खुद मांगेंगे मुझे खिलाओ। ये सारा कुछ अल्लाह ताला ने इंसान का जो जिस्म बनाया हुआ है, ये जिस्म बहुत बड़ी चीज है, बड़ी वैल्यू अल्लाह ताला ने दी है। और हम सिर्फ मेडिसिन के पीछे लगे हुए हैं और डॉक्टरों के पीछे लगे हुए हैं। इतनी हेल्दी लाइफ है अगर हम एक्सरसाइज कर लें, योगा कर लें, वॉक कर लें, हंसें, मुस्कुराएं, अपने आप को वक्त दें, अपने आप से बातें करें, स्माइल करें, बहुत कुछ हो सकता है। जो लोग अपने जिस्म की केयर नहीं कर सकते, उन्होंने किसी की क्या केयर करनी है? जो बंदा अपने जिस्म की हिफाजत नहीं कर सकता, उसके साथ क्या आप उम्मीद लगाएंगे? तो जो लोग कहते हैं कि अपने जिस्म को संभालता है, केयर करता है, अपना ख्याल रखता है, क्योंकि ये हदीस भी है कि अल्लाह ताला ने ये जिस्म आपको इमानत दिया हुआ है, इसका ख्याल रखना, बनना, संवरना, अच्छे कपड़े पहनना, कल को ये सारा कुछ जो आप छोड़ के जाओगे, आपकी औलाद ने जो है उसको इस्तेमाल करना है, कब्र में आपने अकेले जाना है, एक कफन मिलना है। तो आप मुस्कुराएं, हंसें, खुश रहें, हैप्पीनेस जिंदगी गुजारें, वॉक करें, अपने ऊपर वक्त दें, अपना ख्याल रखें। किसी ने आपका साथ नहीं देना। कल को बिस्तरे मर्ग पे होंगे ना, जब कोई बीमारी होगी ना, तो अपनी औलाद ही जो है ना वो छोड़ देती है, वो कहती है पागल पड़ा हुआ है बेड पे। कोई होते हैं खुशकिस्मत जिनको अपनी आखिरत की फिक्र होती है। तो मैं कहता हूँ कि अपना ख्याल रखा करें, खुश रहा करें। और अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पेट कैसे कम करना है, स्मार्ट कैसे होना है, अच्छे अच्छे कपड़े, स्मार्ट कपड़े, फिटिंग वाले कपड़े कैसे पहनने हैं और कौन सी एक्सरसाइज करनी है। अपना ख्याल रखिएगा।